इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर पीजी कॉलेज के मशहूर पूर्व विभाग अध्यक्ष अर्थशास्त्र डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी से मेरी मुलाकात है और इस वक्त के मौजूदा हालात पे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, आप इस हालात को किस निगाह से देख रहे हैं? जावेद साहब, सवाल बड़ा खूबसूरत आपका है, अच्छा लगा, मेरे मन लायक सवाल आप किए हैं। एक पक्ष राजनीति का है, दूसरा पक्ष अर्थव्यवस्था का है। दोनों पक्षों पर मुझे बोलने के लिए अपने अवसर दे दिया। पहली बात कि मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जिस पार्टी की इस समय हुकूमत है देश में, सूबे में, मैं उसके राजनीतिक सिद्धांत का मैं समर्थक व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। मेरा मत ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तमाम मेंबर्स थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अम्बेडकर साहब थे। हर अनुच्छेद पर, हर आर्टिकल पर बड़ी गंभीरता से, बहुत गंभीर चिंतन मनन करके सारी चीज़ें बनाई गई। हम जब इस देश को पंथ निरपेक्ष बनाए तो पंथ निरपेक्ष ऐसा नहीं कि मिसेज इंदिरा गांधी 1976 में इमरजेंसी के समय में प्रीएम्बुल में जोड़ दी सेकुलर, वो नहीं भी जोड़ती तो संविधान का हमारा जो मूल स्पिरिट है, जो मूल आत्मा है, वह पंथ निरपेक्ष है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, 31 संविधान का कोई पढ़ ले तो बहुत स्पष्ट है कि हमारा राज्य थियोक्रेटिक राष्ट्र नहीं है, उसका राज्य का स्वयं में कोई धर्म नहीं होगा और हमारा समाज बहुधर्मी समाज है, बहुसार का भी अधिकार होगा। तो ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि संविधान की यह मूल आत्मा है। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सत्ता इस समय हुकूमत में है, बहुत दूर तक कहा जा सकता है कि संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध इन लोगों का राजनीतिक सिद्धांत है। तो पहली बात तो मैं प्रथम दृष्टया जो वर्तमान सत्ता है जिस पार्टी की, उस सत्ता के राजनीतिक सिद्धांत से मेरी असहमति है। दूसरी बात, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की करें तो अर्थव्यवस्था में तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब रूस का डिसरप्शन हो गया, दुनिया बाईपोलर से यूनिपोलर हो गई, अमेरिका की बादशाहियत हो गई, लोकतंत्र और पूंजीवाद की जीत हो गई और 1991 तक आते आते हमारी भी जो हम जिस पथ पर चल रहे थे, समाजवादी समाज की स्थापना हम करना चाहते थे। पंडित नेहरू बहुत से उद्योगों को पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र में रखे थे, शेष को प्राइवेट सेक्टर में रखे थे। उनकी दृष्टि थी कि हम समय काल के साथ अपने समाज को हम समाजवादी समाज बनाएंगे, आय में ज़्यादा असमानता नहीं होगी और कुछ उद्योगों पर हम नियंत्रण रखेंगे जो समाज की सेवा करेगा। वो हुआ भी है। जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी और ऐसे पूंजीपति भी नहीं थे कि जिनके पास इतनी क्षमता हो कि कोई कोर सेक्टर्स का मतलब जैसे बिजली का उत्पादन, स्टील प्लांट का उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन, ये किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए मूलभूत ये कोर सेक्टर्स के उद्योग माने जाते हैं। इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट होता है और गेस्टेशन पीरियड बड़ा लंबा होता है। मान लीजिए कि पैसा आज हम प्रोजेक्ट खोलने चल रहे हैं तो 6-7 साल तो प्रोजेक्ट को खोलने में लग जाता है। तो कोई भी पूंजीपति इतना समय नहीं लेना चाहता है, वो तो तुरंत चाहता है कि पैसा हम लगाएं और तुरंत उसका हमको रिटर्न मिले। और जितना इसमें हेवी पूंजी लगती है उस समय लोग थे भी नहीं, इसके लिए सक्षम भी नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं मान के चलता हूँ कि नेहरू जी ने जिस इतिहास के बिंदु पर इस समाज की रचना करने चले और जिस तरह के अर्थतंत्र वो खड़ा किए, वो इतिहास सम्मत था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट लाए, बड़े बड़े उद्योगों को सामान्यतया उस पब्लिक सेक्टर में रखे, छोटे उद्योगों के लिए वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले। लेकिन हर विचारधारा की अपनी एक उम्र होती है। 20-25 साल बाद आते आते पूरी दुनिया बदल गई। तो ये ठीक है कि 1991 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे,
देश की हालात हमारी उस समय ठीक नहीं थी, सोना भी गिरवी चंद्रशेखर जी के ज़माने में रखना पड़ा था। तो ऐसी परिस्थितियों में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अच्छा। लिबरलाइजेशन माने होता है, पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ सेक्टर्स को डिफाइन किया गया था कि उसमें खाली सरकार ही उद्योग करेगी, अपना सेक्टर, अपना इंटरप्राइज खोलेगी। लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी कि मतलब इतनी इतनी शर्तों के साथ आप उद्योग में आ पाएंगे। अब चूंकि एक बात कही भी जाती है सामान्यतया कि लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज था, बहुत बाधाएं होती थी जो विनियोग करता था उसको उद्योग खोलने में। तो इन सारे चीज़ों को शिथिल किया गया, उदारीकरण, उदार किया गया, उदार किया गया कि नहीं ठीक है, अब जो सेक्टर सरकार के लिए भी संरक्षित थे उसमें भी प्राइवेट सेक्टर्स को परमिशन दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि तब तक की स्थिति कुछ ऐसी भी आ गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्योग तो लाभ में चल रहे थे, लेकिन बहुत से उद्योग घाटे में भी चलने लगे। ये शुरुआत जो आपको किया है इन्होंने मनमोहन सिंह के ज़माने में शुरू हुआ। हाँ, 1991 के बाद। तो ये हुआ कि नहीं, जो पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग घाटे में चल रहे हैं तो उनको हम प्राइवेटाइज करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका शेयर हम प्राइवेट लोगों को बेचेंगे। लेकिन अब तो सरकार हमारी वो कर रही है कि जो मुनाफे में चीज़ है उसको भी नहीं, तो आगे की बात आ गई ना, तो मैं उस पर आ रहा हूँ, तुरंत आ जाऊँगा। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत दूर तक बंद रखे हुए थे। बंद इस मामले में कि मान लीजिए जिन वस्तुओं का हम आयात करते थे तो एक हमारी कोशिश थी कि उन वस्तुओं को हम स्वयं उत्पादित करने लगें। तो उन वस्तुओं के आयात पर प्रशुल्क बहुत ज़्यादा लगाया जाता था ताकि जो शिशु उद्योग हमारे हैं इनके जो उत्पादन होंगे थोड़ा लागत भी इनकी ज़्यादा होगी, हो सकता है क्वालिटी भी कम हो, तो उनके कंपटीशन में ये ऐसा ना हो कि ये बर्बाद हो जाए। तो ये दौर एक चलता रहा। फिर अब धीरे धीरे इतने वर्षों में हमारे यहाँ पूंजीपति भी अच्छे खासे लोग खड़े हो गए और चूंकि उनको सिक्योर्ड बाजार दी गई थी तो क्वालिटी भी गिराते गए और दाम भी बढ़ाते गए। तो ये हुआ कि आप पूरी दुनिया सब इंटरेक्ट करिए, किसी भी सामान का आप उत्पादन कीजिए, यहाँ बेचिए, बाहर बेचिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। कुल मिला के दूसरी भाषा में कहूँ तो अब हम जो समाजवादी पथ था हमारा उससे हट करके हम पूंजीवादी पथ, बाजार व्यवस्था की ओर हम चल पड़े। तो शुरुआत तो इसकी हुई थी 1991 में, लेकिन कांग्रेस की गति थोड़ी धीमी थी, कुछ आगे कुछ पीछे करती थी, समाज कल्याण को भी ध्यान में रखती थी। जितना मैं अवलोकन कर पा रहा हूँ विगत 7 सालों में इन लोगों की गति थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लगने लगा है कि लोकतंत्र का एक दूसरा स्वरूप होता है कि वह कल्याणकारी राज्य होता है। बहुत तरह के संदर्भों में सरकार हस्तक्षेप करती है, सुविधाएं देती हैं। इन सारी चीज़ों को ये धीरे धीरे बाजार पर छोड़ते जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं ये मान के चलता हूँ कि एक तो देश हमारा बहुसंख्यक देश है, हम ओवर पॉपुलेटेड हमारी कंट्री है। एक तरफ कुछ लोग आपको समृद्ध दिखते हैं तो दरिद्रता की भी एक लंबी लाइन लगी हुई है। बल्कि इसी पे मुझे एक शेर याद आ गया एक शायर का। एक शायर ने आधा ग्लास भरी हुई देखा, अट्टालिकाएं देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखा, बड़े बड़े शहर देखे, कुछ समृद्ध लोगों को देखा, तो उसने कहा कि वह कौन सा गुल है इस चमन में बताए, वह कौन सा गुल है इस चमन में, क्यों मिस होने लगा है भाई, रुकिए। वह कौन सा गुल है जो इस चमन में नहीं, बताओ कौन सा मजहब है जो इस वतन में नहीं, चिराग जलते हैं हर वज में मगर अय अनवर ये रोशनी किसी और अंजुमन में नहीं। अब जमाना इसका नाम अदब से लेता है, गैर निगाहें भी इसका एहतराम करती हैं। हमने सरों को झुकाया तो क्या कमाल किया, ज़मीन हिंद को दुनिया सलाम करती है। ये तो आधा ग्लास भरी हुई है, एक शायर को आधा ग्लास खाली दिखती है। गरीबी दिखती है, गुर्बत दिखती है, भूखमरी दिखती है, समाज में असमानता दिखती है, तो उसकी दृष्टि उधर गई। तो वह कहता है कुछ फटे कंबल के टुकड़े चीथड़े कुछ बोरियां, क्या कहूँ किस हाल में इंसा की तकदीरें मिली, गंदे नाले के किनारे और कुछ फुटपाथ पर मुख्तलिफ शक्लों में आज़ादी की तस्वीरें मिली। तो जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी अब चल पड़ी है, सब कुछ बाजार पर निर्भर है, तो बाजार में तो वही टिकता है जो सक्षम होता है। तो फिर अक्षम लोग कहाँ जाएंगे?
सबसे बड़ी विडंबना होने जा रही है। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं, जा रही है। बहुत ज़्यादा सिकुड़ती जा रही हैं। जो सिकुड़ी भी हैं, ऐसा मैं अनुभव करके देखा हूं, चाहे यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार, जो पद सरकारी खाली भी हैं उसको भी ये लोग इतने वर्षों में कायदे से नहीं भर पाए हैं। महाविद्यालयों, कॉलेजेज में